नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव के बीच सोमवार शाम दिल्ली पहुंची और हालांकि ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा पहले ही प्रस्तावित था। रविवार को त्रिपुरा में टीएमसी यूथ ब्रिगेड की अध्यक्ष सायोनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में ही सोमवार की शाम को टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। दिन में गृह मंत्री से मिलने का जो समय था उसको लेकर विरोध में भी नॉर्थ ब्लॉक के सामने टीएमसी सांसदों ने धरना दिया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो 25 नवंबर को वापस लौट जाएंगी। दिल्ली दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगी और बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र के विस्तार का मुद्दा उठाऊंगी। बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि त्रिपुरा के अगरतला में भी मौजूद पुलिस स्टेशन में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जमकर पीटा है। पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें त्रिपुरा पुलिस के सामने लाठी डंडे से पीटा और उनके ऊपर पथराव भी किया है। मालूम हो कि संसद सत्र से पहले ममता बनर्जी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद से बीएसएफ के अधिकारों समेत ही कई मुद्दों पर सरकार को घेराबंदी के लिए भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेगी और वही कृषि कानून की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष को एक बार फिर से संसद में सरकार की घेराबंदी करने का भी मुद्दा मिल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 165 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें झेलम और तवी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं शामिल बताई जा रही हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का आश्वासन देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले दिनों के लिए विकास की रूपरेखा दी है। एक अधिकारी प्रवक्ता के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने 130.49 करोड़ रुपए की लागत वाले स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन से संबंधित विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। प्रवक्ता ने बताया है कि मंत्री ने झेलम और तवी बाढ़ नियंत्रण परियोजना के तहत बड़गाम में भी केंद्र शासित प्रदेश के आपातकालीन संचालन केंद्र और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण नियंत्रण भवन की आधारशिला भी रखी है। इतना ही नहीं, प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ये उप परियोजनाएं झेलम और तवी बाढ़ नियंत्रण परियोजना का हिस्सा है, जिसे विश्व बैंक की ओर से 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में 21 छोटे बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में विकास के काम भी होंगे और लोगों तक इसके लाभ भी पहुंच जाएंगे। प्रदेश सरकार के अनुसार जहां पिछले 2 सालों में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आ गए हैं, इनमें से 21,000 करोड़ के काम शुरू किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले साल के अंत तक यह आंकड़ा 53,000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद जताई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में ही नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया है कि महानिदेशालय के अधिकारियों के दल ने ही 9 नवंबर को जेवर में मौजूद हवाई अड्डा स्थल का निरीक्षण किया था और दल ने इस दौरान भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की। नोडल अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डा निर्माण के लिए नागर विमानन अभिमानिशालय ने भी हरी झंडी दे दी है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होकर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है। एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। शिलान्यास के से पहले ही सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम यहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद जेवर
एयरपोर्ट की तैयारी का निरीक्षण भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर रूट तैयार किया गया है और इसके साथ ही 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की 4 दीवारी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भी 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। और आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट को लेकर भी इसका निर्माण कार्य 2023 और 2024 तक पूरा किया जाएगा और इसी समय सीमा में ही जनता के एयरपोर्ट शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी, जिससे पहली उड़ान भरी जा सकती है। परमवीर सिंह ने बताया है कि पहले 2 हवाई अड्डे तैयार होंगे और उसके बाद 5 हवाई पट्टियां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होंगी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी 9 पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। साथ ही शौचालय के लिए भी जगह जगह व्यवस्था की गई है ताकि दूर दराज से आए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दिल्ली के बाद अब बंगाल भी धीरे धीरे वायु प्रदूषण की जकड़ में आने लगा है। तेज हवाओं के असर से दिल्ली का प्रदूषण बंगाल की ओर भी बढ़ने लगा है, जहां बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर खत्म हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले दिनों में बंगाल के ऊपर एक एंटी साइक्लोन विकसित होने की संभावना है, जिसकी वजह से निकट भविष्य में यहां प्रदूषण के स्तर और ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान के मुताबिक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपरी स्तर में ही एक वातावरणीय वायु प्रवाह है, जो किसी उच्च दबाव वाले विक्षोभ से ही जुड़ा होता है। जब भी ऐसा होता है, विक्षोभ बनता है जो हवा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के हिसाब से बहती है और दक्षिणी गोलार्ध के उसके उलट बहती है। ये विक्षोभ प्रदूषणकारी तत्वों के उठने और नष्ट होने की नहीं देता है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि सकाई मेट में भी वेदर में मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के उपाध्यक्ष महेश पलावत कहते हैं कि इस समय एक एंटी साइक्लोन पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके सटे छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके पूरब की तरफ ही बढ़ने की संभावना है और 1-2 दिन में ये उड़ीसा और बंगाल के गंगेय इलाकों में उससे सटे झारखंड में आदम दर्जा कर सकता है। आपको बता दें, इसको लेकर भी प्रदूषण को लेकर लगातार लोग परेशान हो रहे थे और इसको लेकर अब सरकार भी अलर्ट जारी कर चुकी थी। अब सरकार भी इसको लेकर सतर्क है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अभिनंदन वर्तमान में ही 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान से ही हवाई युद्ध में मारा गिराया था और इसके बाद ही वो 3 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे थे। राष्ट्रपति आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भी वीर चक्र से सम्मानित किया है। अभिनंदन को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया है। कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में ही भारतीय सेना के कई जाबाजों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए सबर प्रकाश यूपी दौरे के दूसरे दिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साथ ही कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए भी 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सुबह आपको बता दें कि 11:15 पर सब्जी मंडी कदई वही नगर में भी कानपुर में बाबा
नामदेव गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। इसके बाद ही वो 11:45 पर प्लांट नंबर 2 जूही साकेत नगर कानपुर में ही कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे की बात करें तो वो रेलवे मैदान निराला नगर में भी कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि सुबह कार्यक्रम के अनुसार ही 3 बजे वो रेलवे मैदान से चलकर 3:20 पर चकेरी एयरपोर्ट कानपुर पहुंचेंगे, जहां से विशेष विमान के द्वारा नई दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी को नौटंकीबाज तक कह दिया है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अच्छा हुआ फिल्म में नहीं गए, वरना फिर तो फिल्म स्टार ही पीछे हट जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज है प्रधानमंत्री। गनीमत है कि पॉलिटिक्स में आ गए, वरना बेचारे फिल्म इंडस्ट्री वालों का क्या होता। सारे अवार्ड तो मोदी जी ही ले जाते। किसानों के 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े एक्टिंग बाज हैं। बाराबंकी में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी जी क्या एक्टिंग करते हो। आपने कहा हमारी तपस्या में कमी थी। 750 किसान मर गए, फिर भी किसानों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, डटे रहे। तपस्या उसे कहते हैं। आप कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है और मोदी जी एक्टिंग करते हो आप। मोदी जी आपने आपको हीरो बनाने में ही आप कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हो, हर चीज अपने पर ही ले लेते हो। अपने भाषण में ओवैसी ने कहा कि आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, कहीं खालिस्तानी तो कहीं एसआई का एजेंट और पैसा आता है, सब बकवास है। इसके बाद फिर देख लिया कि मेरी इमेज की भी कमी रही है तो प्रधानमंत्री महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दिया जाएगा। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कानून वापस लिया है। एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही, यही सब संयुक्त किसान मोर्चा का नया नारा है और इसी नारे के तहत किसान नेताओं ने सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 3 कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद किसान महापंचायत के नाम पर पहली मोर्चेबंदी लखनऊ में हुई और इस रैली में राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बन जाएगा तो धरना समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अन्य मुद्दों पर कमेटी बनाएंगे। सरकार पहले भी एमएसपी पर फसलों की खरीद करती रही है, लेकिन एमएसपी को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। इसलिए किसान संगठन चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। 19 नवंबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया था, तब उन्होंने भरोसा दिया था कि एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन किसान कमेटी के भरोसे अपनी मांग से पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि असल संकट भरोसे का है। अब तक सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद के लिए भी बाध्य नहीं है, लेकिन एमएसपी का कानून बना तो सरकार बाध्य हो जाएगी। पीडीएस के तहत जितना अनाज गरीबों को दिया जाना होता है, सरकार उसी हिसाब से किसानों का अनाज खरीदती है, लेकिन कानून के बाद उसे खपत से ज्यादा खरीद करनी पड़ेगी, जिससे उस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। देश में अनाज भंडारण की क्षमता पहले ही कम है। एमएसपी के तहत ज्यादा खरीद होने से ही भंडारण व्यवस्था चरमरा सकती है। सरकार ने अगर एमएसपी गारंटी दे दी तो एक खतरा महंगाई बढ़ने का भी है, क्योंकि अनाज महंगा हो जा सकता है और देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 2 करोड़ के गरीब किसानों के लिए ही एमएसपी पर उनकी फसल खरीदती है। बाकी किसान बिचौलियों के हाथे औने पौने ही दाम लग पाते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए आर्य न्यूज।